शिमला में डिप्टी मेयर के दफ्तर विवाद में अब विपक्ष के नेता डिप्टी मेयर के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के बाद अब सीपीएम ने भी डिप्टी मेयर की मांग का समर्थन किया है और राज्य सरकार पर नगर निगम के काम में दखल अंदाजी न करने का आरोप लगाया है। पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा कि टाउन हॉल नगर निगम शिमला की संपत्ति है, कौन सा दफ्तर कहां होगा ये निगम तय करेगा। राज्य सरकार गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही है, ये आरोप लगाया है। डिप्टी मेयर के दफ्तर बदलने का फैसला गैर कानूनी है। आपको ये बता दें कि कल ही कांग्रेस की पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर चुना गया था, लेकिन जब वो दफ्तर ज्वाइन करने टाउन हॉल पहुंची तो पता चला कि डिप्टी मेयर का ऑफिस टाउन हॉल से सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने ये कहते हुए पदभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया कि अगर दफ्तर टाउन हॉल में नहीं होगा तो मैं अपना पद नहीं संभालूंगी। और सुनिए इस पर सीपीएम नेता और पूर्व मेयर संजय चौहान ने क्या कुछ कहा। उप महापौर का कार्यालय है जो ऑलरेडी नक्शे में है, जो सबसे पहले से यहाँ पर चल रहा है। पूर्व में जो भाजपा की नगर निगम थी तब भी उप महापौर यहाँ बैठते थे, उनका कार्यालय ऐसे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जो उचित नहीं है। वो तो गिरने वाली जगह है, उसको तो द्वारा से हमने उसका नक्शा बना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं समझता हूं अगर ये निर्णय सरकार की तरफ से हुआ है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है, क्योंकि जो नगर निगम है वो एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। अगर आप 73वां संशोधन देखेंगे संविधान के अंदर, उसमें पूरे अधिकार दिए, वो तय करेगा नगर निगम की कैसे उसको करना है। ये जो 3 टायर सिस्टम गवर्नेंस है, एक संसद है, केंद्र सरकार है, फिर असेंबली है, राज्य सरकार है, फिर नगर निगम का सदन है, मेयर डिप्टी मेयर यहाँ पर है। तो इनको स्वायत्ता के आधार पर मैं समझता हूँ अगर सरकार ने ये लिया है, ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है और ये एनक्रोचमेंट है नगर निगम की कार्यप्रणाली के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। इस फैसले को जो है तुरंत लिया जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने 12 फरवरी को भी मांग की है एक पत्र के माध्यम से, मैं आज उसको मीडिया के समक्ष भी दोबारा से रखूंगा। मैंने उसमें ये आग्रह किया था कि अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे व्यवस्था परिवर्तन है, ये जो निजीकरण हो रहा है संपत्तियों का, खासतौर पे टाउन हॉल जैसी ऐतिहासिक धरोहर का, मैंने तब भी पत्र लिखा था, आज मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो संपत्तियों का हुआ है, टाउन हॉल ऐतिहासिक है, ये नगर निगम की हमेशा जो है संपत्ति रही और नगर निगम शहर की जनता की गवर्नेंस है नगर निगम से। वहीं अब दफ्तर विवाद पर शिमला नगर निगम कमिश्नर का बयान सामने आया है। हमारे पास सदन चलाने के लिए जगह नहीं है, टाउन हॉल में सदन के लिए बदला गया है ऑफिस। सब्जी मंडी में डिप्टी मेयर का अच्छा ऑफिस है जिसे शिफ्ट किया गया है, ये निगम कमिश्नर का इस पर बयान सामने आया है। आज नहीं कल नहीं, बट जानकारी शिमला नगर निगम के मेयर ने ये बयान दिया है। एमसी एक्ट के अंतर्गत हमें महीने में एक बार एमसी हाउस करना ही पड़ता है और अभी प्रेजेंटली हमारे पास अपना हाउस करने के लिए अपनी जगह है ही नहीं। तो हमारा ये प्रयास था और पहले से ही रहा है कि हम जो टाउन हॉल के अंदर स्पेस है वहां पे एक एमसी हाउस करवाएं। नया हाउस भी हमारा गठित हो गया है और उसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है कि हमें वहां हाउस कराने की परमिशन दी जाए, क्योंकि अभी आपको पता है हमें जो अपना एमसी का हाउस है वो बचत भवन में करवाना पड़ता है। तो ये स्पेस कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए टेम्परेरी जो है, ये सेक्रेटरी महोदय से भी इसमें विचार विमर्श हुआ था। तो हमने डिप्टी मेयर का जो कार्यालय है सब्जी मंडी में, वीपीएचओ महोदय हमारे वहीं बैठते हैं और उनका पूरा ऑफिस भी वहीं बैठता है, तो वहां पे हमने प्रॉपर बढ़िया उनका ऑफिस वहां पे बना के दिया है हमने। तो यहां पर पूर्व मेयर का भी बयान सामने आया है जो अब उमा कौशल के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं निगम कमिश्नर ने भी इसको लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये नियम के अनुसार किया गया है और वहां पर भी एक अच्छा ऑफिस बनाया गया है जहां पर डिप्टी मेयर बैठ सकती हैं। आपको बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब डिप्टी मेयर अपना पदभार ग्रहण करने के लिए टाउन हॉल पहुंची और वहां से उन्हें सूचित किया गया कि आपका दफ्तर अब सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया है। उसी वक्त उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने से मना कर दिया और तभी से ये
पूरा मामला राजनीति का विषय भी बना हुआ है। भाजपा भी इसको लेकर अब आरोप लगा रही है, क्योंकि नगर निगम शिमला एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। ऐसे में दफ्तर कहां होगा, इसका निर्णय भी निगम को ही करना होता है। लेकिन ये आरोप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं कि किसकी मिलीभगत से ऑफिस को शिफ्ट किया गया है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी मेयर चुनी गई उमा कौशल ने अपना पदभार ग्रहण करने से मना कर दिया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कई लोग पत्री देखते हैं, जंतरी देखते हैं, समय देखते हैं अपना पदभार ग्रहण करने से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में यह मुद्दा छाया हुआ है। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड आते हैं, जिनमें से 24 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करके शिमला शहर पर कब्जा किया था। शिमला शहर में भी अपनी सरकार बनाई थी। सुरेंद्र चौहान मेयर पद के प्रबल दावेदार थे और उन्हें ही मेयर चुना गया और डिप्टी मेयर उमा कौशल चुनी गई है। टुटीकंडी से 3 बार की पार्षद हैं और काफी वरिष्ठ भी हैं और इस लिहाज से उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया था। लेकिन अपना पदभार ग्रहण करने से उन्होंने मना कर दिया है और तभी से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। टाउन हॉल से उनका ऑफिस सब्जी मंडी शिफ्ट करने को लेकर उनकी तरफ से यह नाराजगी सामने आई है और अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है। पूर्व मेयर सीपीआईएम की तरफ से जो मेयर थे उनका भी इस पर बयान सामने आया है। और इस बीच उमा कौशल डिप्टी मेयर हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। उमा जी, न्यूज 18 हिमाचल पर आपका बहुत स्वागत। क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरीके से बयानबाजी अब हो रही है? देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ। ये कह रही हूँ कि जब सीएम साहब ने एश्योरेंस दे दी है तो इसके बाद कोई कंट्रोवर्सी बनती नहीं है। उमा जी, हमें बताएंगे कि सीएम की तरफ से किस तरीके का आश्वासन, क्या गारंटी सीएम ने आपको दी है कि ऑफिस को लेकर किस तरीके से उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है कि आपका ऑफिस वहीं बनेगा जहां हमेशा से मेयर और डिप्टी मेयर साथ रहते हैं। अब जैसे हमारे कमिश्नर के साथ असिस्टेंट कमिश्नर का कमरा वहीं होता है, ये तो कभी भी नहीं हुआ आज तक कि मेयर के साथ डिप्टी मेयर का कमरा ना हो। तो वो था और चेंज थोड़ा किया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट किया था कि वहां से शिफ्ट क्यों किया गया। तो बाकी जब उन्होंने एश्योर कर दिया तो इट्स ओके, तो फिर तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके पीछे आप कारण क्या मानती है उमा जी? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ब्रिटिश काल से ही जहां मेयर का ऑफिस होता है वहीं डिप्टी मेयर का ऑफिस होता है और अचानक से ये बदला गया। और बड़ी बात यह कि इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। जब आप ज्वाइन करने गई तब आपको पता चला कि सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कारण आप मानती हैं? बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि गुटबाजी है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। और ये पहले से कुछ इन्होंने फाइल जो थी वो मूव की हुई थी और वो पिछले टाइम में हुई हुई थी, तो उस पे एक्शन इन्होंने अब ले लिया। बाकी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। और अब क्योंकि आपको एश्योरेंस सीएम की तरफ से ये एश्योर किया गया है कि आपका ऑफिस जहां पहले था मेयर के साथ ही, जब डिप्टी मेयर का ऑफिस होता था वहीं पर होगा, इस पर आप क्या कहेंगी? किस तरीके से उन तमाम आरोपों पर लगाम लगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी इस ऑफिस को बहाल करेंगे और अपने आप ही इन सब बातों पे लगाम लग जाएगी। तो कब तक हम माने उमा जी आप अपना कार्यभार संभालेंगी, ज्वाइन करेंगी? क्योंकि जिस तरीके से देरी हुई हमने देखा, पहले निगम के चुनाव 1 साल देरी से हुए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी एक लंबा मंथन चला। शिमला की जनता सफर ना करे और कब आप अपना कार्यभार संभालेंगी? मैं जल्दी से जल्दी, जैसे ही रूम का हो जाता है मैं ज्वाइन करूंगी। और तब तक मैं घर से भी काम शुरुआत कर दी है, ऐसी बात नहीं है। फील्ड में मैं हूँ, लेकिन ऑफिस में जैसे तैयार होता है मैं ज्वाइन करूंगी। लेकिन उमा जी, अभी हमने निगम कमिश्नर का बयान भी सुना और उन्होंने कहा कि जो ये ऑफिस बदला गया है नियम के तहत बदला गया है और अब जो भी निर्णय आया, क्योंकि कोर्ट ने तो यही कहा था कि जहां मेयर का दफ्तर होता है वहीं डिप्टी मेयर का दफ्तर होगा, इसको लेकर अब रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी गई है, ये निगम कमिश्नर ने कहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का फैसला था, तो उसके ऊपर तो अमल करना ही चाहिए था। तो ये हो जाएगा जल्दी सॉर्ट आउट, ऐसी बात नहीं। ये मेजर लेकिन रिव्यू पिटीशन के बारे में कोई नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, जब फाइल हुई है तो वो तो करना ही पड़ेगा, सिस्टमेटिकली तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रही हैं क्योंकि सीएम ने ये एश्योर किया है कि जहां डिप्टी मेयर का ऑफिस पहले होता था वहीं पर होगा, इस बात को लेकर आप आगे चल रही हैं और बहुत जल्द अपना पदभार भी ग्रहण करेंगी। उमा कौशल जी, न्यूज 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल की नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर को आप सुन रहे थे फोन लाइन पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीएम से उन्होंने इस मसले को उठाया है, इस मसले को सीएम के सामने उन्हें रखा है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जहां उनका दफ्तर था, जहां डिप्टी मेयर का दफ्तर होता आया है वहीं पर होगा। लेकिन निगम कमिश्नर ने जिस तरीके से बयान दिए, अब कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें अपने आप में एक और विवाद खड़ा करती हैं। बयानबाजी लगातार इस मुद्दे पर हो रही है। एक तरफ जहां भाजपा गुटबाजी का आरोप लगा रही है, वहीं डिप्टी मेयर इस बात से इनकार कर रही है कि कोई गुटबाजी नहीं है। फाइल इसको लेकर मूव कर दी गई थी, लेकिन अब आंतरिक मामला क्या है ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि आपको ये बता दें कि शिमला नगर निगम एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है और कहां दफ्तर होना चाहिए इसका निर्णय शिमला नगर निगम के हाथ में है। अब जिस तरीके से कमिश्नर ये कह रहे हैं कि एक रिव्यू पिटीशन इसको लेकर कोर्ट में डाली गई है, इसके बाद पिटीशन में क्या कुछ निकल कर आएगा, पिटीशन पर जब सुनवाई होगी क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ पदभार ग्रहण करने पहुंची उमा कौशल को जब ये पता चला कि सब्जी मंडी उनका ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया है, उन्होंने पदभार ग्रहण करने से मना कर दिया और तभी से ये विवाद छिड़ा हुआ है और इस पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बयान सिर्फ विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से ही नहीं बल्कि पूर्व मेयर की तरफ से भी सामने आए हैं और निगम कमिश्नर ने भी इसको लेकर बयान दिए हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जम्मू के एक नाबीना लड़के की उपलब्धि, सीबीएसई की परीक्षा में 93% अंक हासिल किए। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला आज आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर सहित 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने इस मेले में 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। जम्मू में आयोजित समारोह में 101 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में
सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का। हिमाचल प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले में 561 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। उनके साथ साथ सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके 5वें संस्करण में अब तक करीब 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मित्रों, मुद्रा योजना में भी करोड़ों लोगों को बैंकों से पैसा मिलकर स्वरोजगार, रोजगार के अवसर मिले। स्वनिधि योजना में भी 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए, अब तो कईयों को 50-50 हजार रुपए तक की सुविधा भी मिली है और इंटरेस्ट सब्वेंशन भी मिली है। इसी तरह से ही स्टार्टअप्स हो या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हो, लोगों के लिए उद्यमी बनने का अवसर और उसके माध्यम से बाकियों को रोजगार देने के अवसर भी मिले। अगर ईपीएफओ का डेटा देखा जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नए लोगों का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आज रोजगार मिले हैं। ये अपने आप में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से विदेशी पूंजी निवेश भारत में आ रहा है और भारत सरकार ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए की है, इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर और उत्पन्न होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला कालका रूट पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 8 लाख करोड़ का निवेश करेगी और शिमला कालका ट्रैक पर ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जा सकती है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण भी बचाया जा सकेगा। देखिए, भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बने, इस बार के बजट में भी 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है और इसमें 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों में आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 मिलियन मीट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन भारत की होगी, जो देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक अवसर होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जहां गाड़ियां चलेंगी, चाहे कार्स हो, बसेस हो, वहीं पे रेल गाड़ियों के इंजन को भी उस तरह से बनाने का प्रयास रेल मंत्रालय कर रहा है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके। और हिमाचल जैसे राज्य में छोटी ट्रेन पे, नैरो गेज पे उसको पहले प्रशिक्षित अगर किया जाएगा तो प्रदूषण भी कम होगा, कोयला या डीजल का उपयोग यहां पर नहीं होगा, आपको रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन इस रूट पे नहीं करनी पड़ेगी और आप ग्रीन हाइड्रोजन। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में सुखू सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल और अखबारों में दिख रहा है कि कितना सुख है। अनुराग जी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सुख की सरकार है और अभी जो चुनाव हुए हैं कर्नाटक में नगर निगम शिमला के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो है भरोसा जनता को से जो है जता रही है। आपके चैनल और अखबारों में दिख ही रहा है कितना कर सुख है। धर्मशाला में आईपीएल मैच के लिए पहुंचे पंजाब किंग्स खिलाड़ी दलाई लामा से उन्होंने मुलाकात की। एचपीसीए डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ कई खिलाड़ी दलाई लामा से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि 17 और 19 मई को यहां आईपीएल के 2 मैच होने हैं, जिसके लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों के कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके पहले खिलाड़ियों की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो दलाई लामा से मिलने पहुंचे हैं। आईपीएल में क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं और वो भी धर्मशाला पहुंचे हैं, जहां ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज पहुंचकर उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की, उनसे चर्चा की और ये तस्वीरें वहीं से सामने आई है। मैक्लोडगंज पहुंचे कई खिलाड़ी, उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की। एचपीसीए के डायरेक्टर भी उनके साथ मौजूद रहे। James Hopes. So James, how was the meeting with His Holiness? Yeah, it was pretty cool. We can explain a few of his philosophies to us. Little boy. Things that we take in life. Do you think it will help you? I think it spoke a lot about, you know, पदर उपमंडल की ग्राम पंचायत बरधान के बोचिंग गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्ण के माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। कृष्ण सिंह पुत्र जगदीश चंद 1 जनवरी 2023 को एक हादसे में बुरी तरह जल गए थे। उसके बाद से ही कृष्ण लगातार उपचाराधीन है। कभी इसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया जाता है तो कभी जोगिंदरनगर अस्पताल भेजा जाता है। कृष्ण की माता रुमला देवी ने बताया कि अभी तक उनके बेटे के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और दोनों हाथ काट दिए गए हैं। अभी तक उपचार के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो चुका है। ऐसे में इस परिवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भलेई मंदिर से डुग्गा के मार्ग की हालत काफी खस्ता है। इस मार्ग को बने हुए करीब 7 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाया गया है, जिसकी वजह से यहां वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि माता भलाई मंदिर से डुग्गा तक मात्र 3 किलोमीटर का मार्ग है और यहां से रोजाना सैकड़ों दोपहिया और बड़े वाहन आते जाते हैं और हमेशा ही इस खस्ता हाल मार्ग की वजह से उन्हें दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहां के राजनेता और विभागीय अधिकारियों से इस मार्ग पर तारकोल बिछाए जाने का आग्रह किया, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। समस्या सर, रोड कच्चा है, खड्डे ज़्यादा हैं और डंगे डूंगे भी लगना चाहिए है।
एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पे पहले भी हो चुके हैं। हाँ जी, तो लुक डालना चाहिए सर, पक्का होना चाहिए रोड। बली के लिए और साला के लिए जो लिंक रोड है सर, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है सर, कच्चा है। नवरात्रि के दिन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सर, लेकिन वो जो परे वाला रोड है बली माता के ऊपर का, वहाँ भी कंटिन्यू जाम की समस्या रहती है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला रोड भी पक्का हो जाए। ये 4-5 सालों से ऐसी पेंडिंग पर, इस पर कोई केयर नहीं हो रही है, ना कोई पीडब्ल्यूडी ले रही है इसको, ना कोई ठेकेदार है इस पे सर। 5 साल हो गए ऐसे ही चला हुआ सर। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये डुग्गा और भले के बीच का जो डिस्टेंस है और जो ये रोड बनी हुई है ये काफ़ी कच्ची है। यहाँ पे 2 व्हीलर भी आते हैं, 4 व्हीलर भी आते हैं, तो जो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, काफ़ी मुश्किल होती है ड्राइवर्स को भी, और जो सवारी जाती है उनको भी रिस्की होता है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये रोड है वो प्लीज़ पक्की कर दे, ताकि 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स और जो पैदल जाते हैं लोग उनके लिए सुविधा हो और कंफर्टेबल हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।